You're from which place? I'm from West Bengal. You face language discrimination. Not discrimination, like people are communicating in Kannada language. I'm not able to And understand even if they what are they understanding Hindi or English, they are reluctant enough to speak out in that. तो थोड़ा तुम लोग भी कन्नड़ा सीख लो। अरे यार हम भी बोल सकते हैं थोड़ा आप भी हिंदी सीख लीजिए हिंदी हमारी राष्ट्र नहीं तो पर इवन यू हैव टू स्पीक कन्नड़ा और गो, नहीं तो यहाँ से जाओ, यहाँ से मतलब कन्नड़ा में मत हो। हमको माँ बहन को गाली देकर गया है लोग। तुम तमिलियन हो, तुम हिंदी बोलो, तुम वे क्यों बोलेंगे वो यार? बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। कर्नाटक ओके, मुझे कहता है कि अगर तुम्हें इस शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपको पता है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया है, लेकिन अगर आप इस भारत के अंदर भ्रमण करेंगे तो यहाँ दो तरह के भारत आपको देखने को मिलेंगे। एक दकियानूसी विचारों के माध्यम से हर कोई आपके कानों के अंदर ये बात पहुँचा चुका है कि हमारे यहाँ दो तरह के भारत हैं, एक गरीब भारत, एक अमीर भारत। तो मैं क्या उसी की बात करने के लिए इस वीडियो पर आया हूँ? नहीं दोस्तों, वो भारत जो आपको समझाया जाता है दो तरह का है, वो एक्चुअल में दो तरह का नहीं है, अब वो चार तरह का हो चुका है। गरीब भारत, अमीर भारत, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में ये खाई इतनी बड़ी हो चुकी है जो अमीर भारत और गरीब भारत के बीच में शायद उतनी ना हो जितनी बड़ी खाई नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में है। साउथ इंडिया के लोग, हम नॉर्थ इंडियंस खास तौर से बिहार और यूपी के लोगों को नफरत की निगाह से देखते हैं। अधिकतर लोग वो हैं जो नॉर्थ इंडियन से नफरत करते हैं। कम लोग ऐसे हैं जो हमारी भावनाओं को समझते हैं कि हम आखिर किस मजबूरी में आपके यहाँ पर आके मजदूरी और मेहनत करते हैं। दोस्तों, ये विषय बहुत ही बड़ा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरे को अपने विचार एक्सप्रेस करने हैं, चाहे उसे एक ही आदमी देखे। तो चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि भारत कैसा है। अगर आप साउथ इंडिया के किसी भी शहर में जाएंगे तो आपके आँखों पर अगर पट्टी बंधी हुई है और उसको अचानक खोल दिया जाए तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आप दुनिया के किसी दूसरे देश में, आप भारत में नहीं हैं। यहाँ पर आपको भारत का झंडा देखने को नहीं मिलेगा। कुछ सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर ही आपको भारतीय झंडा देखने को मिलेगा। जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया के आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहाँ पर हर नुक्कड़ चौराहा यानी 4-5 गलियों को छोड़कर सेंट्रल पार्क, लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, हर जगह आपको भारत का झंडा शान से लहराता दिख जाएगा। लेकिन जब कभी आप चेन्नई उतरिएगा और बेंगलुरु उतरिएगा तो वहाँ पर आपको भारत का झंडा देखने को नहीं मिलेगा। आप रेलवे स्टेशन से बाहर आइए, आपको हिंदी दिखाई नहीं देगी। खैर, भाषा एक निजी विषय है, भाषा पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन रेलवे स्टेशन के जैसे ही आप बाहर गए तो आपको एक नए प्रकार का अनुभव होगा कि जगह जगह पे आपको, चेन्नई के अंदर आ जाइएगा तो तमिलनाडु का झंडा आपको मिल जाएगा। तमिलनाडु के असेंबली के अंदर जब राष्ट्रगान का अपमान हुआ तो वहाँ के गवर्नर ने कहा कि आप राष्ट्रगान क्यों नहीं बजा रहे, आप राष्ट्रगान नहीं करेंगे तो मैं अपना अभिभाषण नहीं दूंगा। My repeated requests and advice to show due respect to the national anthem and play it at the beginning and end of the address has been ignored. ऐसे कई डिस्क्रिमिनेशंस हैं। आखिर उनके अंदर ऐसी भावनाएं क्यों आ जाती हैं कि वो मन चाहे तरीके से भारत की भारतीयता को एकदम, जिसको कहते हैं कि ठोकर मार देते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू देयर इकोनॉमिकल कंडीशन। आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कारों का निर्माण चेन्नई में होता है, तमिलनाडु में होता है। आपको पता है कि जो गरीबी रेखा हिंदुस्तान में आज की डेट में 12%, 13% है, तमिलनाडु की 4% है। आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में बिहार की स्थिति ये है कि 51% गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं, और अभी जो डेटा लेटेस्ट है उसमें फिर भी 34% दिखा रहा है। कहाँ 34 और कहाँ 4? तो वो लोग तो हमसे नफरत करेंगे ही। ज़्यादातर साउथ इंडिया के लोग ये सोचते हैं कि नॉर्थ इंडिया के लोग हमारे संसाधनों पर डाका मारने आए हैं। उनका सीधा सीधा कहना होता है कि यार, जो काम हम 20,000 में करना चाहते हैं, कोई बिहार का भैया या यूपी का भैया आता है, 5,000 7,000 में वो काम करके स्टेशन पर चादर बिछा के सो के हमारे संसाधनों पर डाका मार के हमारे पैसे ले जाके गाँव में राजा बन जाता है और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। इन टोटलिटी ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। सरकार के नोटिस में आता भी है, पर सरकार क्या कहती है? जैसे बिहार का ही है, बिहार के मंत्री जो है वो भारत के सबसे ज़्यादा मजदूरों का सप्लाई वाला राज्य बिहार बताते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी मजदूरों की कोई फैक्ट्री है तो क्या है वो? बिहार है। जैसे नीतीश कुमार, तेजस्वी, हर कोई बोलता है कि हमारे यहाँ अच्छे मजदूर होते हैं। तो मजदूर को 2-4 लात या 2-4 हाथ लग गए, 2-4 गाली मिल गई तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मीडिया में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज अगर बिहार को कितना बड़ा पैकेज मिला, इसके ऊपर लोग झुंझुना बजाने के लिए रोड पे आ गए, मीडिया बाइट देने के लिए आ गए, लेकिन वहाँ लोग पिटते हैं। इन टोटल में लोग पिटते हैं। इंसिडेंट ऐसे बहुत हैं। अगर कोई ऐसा राजनेता जो चैलेंज कर सके कि नहीं, ऐसी कोई घटना किसी भी राज्य में नहीं होती है, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मेरे चैनल पे आए और बताएं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। कर्नाटक दुकान में मैं काम करता हूँ,
इस दुकान में काम करता हूँ और हम बिहार से, हम हिंदी वालों के साथ इतना प्रॉब्लम होता है, लोग समझ क्या लिया है, हिंदी वाला को मार देगा इस साल लोग, तो सब लोग आते हैं, गाली देते हैं, हिंदी वालों के साथ खेलते हैं और हम हिंदी वाले सबको खाना खिलाते हैं और ये लोग मारेगा हम लोगों को। लेकिन इस तरह की घटनाएं होने के पीछे हमारा जो है ना आर्थिक रूप से पिछड़ना तो है ही है, सामाजिक रूप से भी हमारे अंदर जो चेतना है वो मर चुकी है। हम बार बार ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं जो हमें जाति मजहब के नाम पे फंसाकर ऐश करते हैं, मौज करते हैं और हमारी बदहाली के ऊपर ताली बजाते हैं। इसी तरीके से एक घटना अभी कर्नाटक में घटी। कर्नाटक के अंदर आप जाइए, कर्नाटक सरकार एक बिल लेकर आई है। वो बिल 1981 में महिषी बिल कहा जाता है। एक मैम थी जो पहली कन्नड़ फीमेल पार्लियामेंटेरियन थी, लोकसभा के MP थी। उन्होंने 1981 में उनके नेतृत्व में एक कमीशन बैठा कि भाई कैसे लोकल कन्नड़ी पीपल को हम रोज़गार दें। तो लोकल कन्नड़ा पीपल को जब रोज़गार देने का मामला है तो उन्होंने सिफारिश किया कि पब्लिक यानी कि सरकारी महकमे में तो रोज़गार देना संभव नहीं है इतने लोगों को, तो क्यों ना प्राइवेट सेक्टर्स में हम लोग रिजर्वेशन ले आएँ। तो रिजर्वेशन की स्थिति आप देखिए 100%, यानी कि अगर आप किसी भी 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड C और D ग्रेड में किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी कंपनी में जो बेंगलोर या कर्नाटक में स्थित है अगर रखते हैं तो 100% व्यक्ति कौन होने चाहिए, वो लोकल कन्नड़ होने चाहिए। और लोकल में भी एक पैनल बनाया गया कि ऐसा व्यक्ति जो कर्नाटक में पैदा हुआ है, उसको 15 साल कर्नाटक में रहते हुए हो गए और उसे कन्नड़ भाषा लिखना और बोलना बहुत अच्छे तरीके से आके, नॉट ओनली दिस, लिखने बोलने के अलावा वो एग्ज़ाम में उनके द्वारा गठित एक पैनल के सामने एग्ज़ाम देगा और उसमें पास होने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, देन ही कैन अप्लाई, यानी 100% रिजर्वेशन। नौकरियां ख़त्म है। कर्नाटक की सरकार को, ये साउथ इंडिया की सरकार को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये जो C और D ग्रेड की नौकरी जो करने लोग आते हैं इसमें 90% बिहारी होते हैं और यूपी के लोग होते हैं, 10% और इलाके के हो सकते हैं, ये एक अलग विषय है। अब बात यही नहीं रुकती है, मैनेजमेंट में 50-50, यानी जनरल मैनेजर MD अगर कोई है तो 50-50 होना चाहिए, यानी 50% आपकी मजबूरी है बाहर के आप स्टाफ को ले आए हायर मैनेजमेंट में, 50% लेकिन लोकल कन्नड़ होना चाहिए। और जो मैनेजरियल पोस्ट है वहाँ 75% आरक्षण। तो जब इस तरीके की बात मीडिया में आई तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया, सिद्धारमैया के बारे में लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये उलझुल फैसले लेने से देश की इकोनॉमी की रफ्तार रुकेगी, इनको इतनी सस्ती लेबर कहीं नहीं मिलेगी जितनी सस्ती बिहार और यूपी की लेबर है। तो जाहिर सी बात है इन इंडस्ट्रीज ने डिमांड की, नेस्कॉम ने एक लेटर दिया कि भाई ये गलत है, इस तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार कम होगी, देश का विकास रुकेगा। आप कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा की तो मैं बात नहीं करता, आंध्रा कुछ हद तक सुधरा हुआ है इस मामले में, कुछ हद तक वो कोऑपरेटिव है नॉर्थ इंडियंस के साथ, लेकिन आप चले जाइए इन दोनों राज्यों के अंदर आपको सारे साइन बोर्ड कन्नड़ में होंगे, कन्नड़ भाषा में मिलेंगे। और अगर गलती से किसी बच्चे ने हिंदी भाषा का उपयोग भी कर लिया तो उसको पकड़ के रोड पे पीटा जाता है। ऑटो वाला ऑटो चला रहा है वो आपसे कन्नड़ में बात करेगा। अगर गलती से आपने उसे बोल दिया कि भैया मैं टूरिस्ट हूँ या मुझे अभी काम पे आए हुए 10 दिन हुए हैं, तो बोले पहले कन्नड़ सीख के आ फिर मेरे से बात करियो, अभी जो किराया मैं वही लूँगा। बच्चे ने अगर ज़्यादा तेज़ आवाज़ कर दी तो उसको पीटा भी और बोला कि देखो ये हमारे लोकल कन्नडियन या तमिलियन भावना को ठेस पहुंचा रहा था इसलिए मैंने इसे मारा, और कोई सपोर्ट नहीं है। अभी एक लड़की ने ट्वीट किया है, IT सेक्टर की लड़की, वो रिजाइन दे रही है वहाँ से और गुड़गांव शिफ्ट हो रही है, कह रही है कि यहाँ इतना एट्रोसिटी बढ़ गया है, इतना ज़्यादा यहाँ पर भेदभाव की नीति चल पड़ी है कि यहाँ अब नॉर्थ इंडिया से काम करना लगभग असंभव है। हालांकि रिजर्वेशन का ये कानून हरियाणा भी लेकर आया है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कानून लाया गया, वहाँ लोगों के मन में ये भावना नहीं लाई गई है कि आप बिहारियों से नफरत करो। हालांकि कुछ सेगमेंट में ये चीज़ हो सकती है, पर हरियाणा के और स्टेट्स की जो भी स्थिति है, चाहे आंध्रा में भी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है, वहाँ 50-50 है। 50% बिहारी और नॉर्थ इंडियन से नफरत करने वाले लोग हैं, 50% उनको प्यार करने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को समझने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो 2 स्टेट्स हैं, मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा कि यहाँ 99% लोग जो है ना हमारे को विरोध करते हैं, हमारे से नफरत करते हैं। विरोध की ये बयार महाराष्ट्र में भी चली थी, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर अभी जो है इस तरह की जो मूवमेंट है अभी शांत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में बिहारी पॉपुलेशन है, नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन है। तो मेरा जो कहना है वो यही है कि दोस्तों अगर हम लोग एज ए नेशन इस बात को नहीं सोचेंगे कि आखिर हम ही हैं जिनकी रिसोर्सेज को जलाकर, जिनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आज आप तमिलनाडु बने हुए हैं और आज कर्नाटक बने हुए हैं। हमारे खदानों से कोयला निकलकर आपके महलों को रोशनी मिली है, इस बात को आप समझिए। आज जब आप हमारे संसाधन रिसोर्सेज को कब्जा करके, इसके बारे में मैंने फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे संसाधनों का दोहन हुआ, और आज उसी वजह से हमारे राजनीतिज्ञों की अकर्मण्यता की वजह से हम लोग बाहर के प्रदेशों में जाकर गाली और
बात और लात और जूते खा रहे हैं। तो कृपया करके हमारे राज्य के राजनेता आपसी रंजिश को छोड़कर, अपनी छोटी छोटी पॉलिटिक्स को छोड़कर, भाई भतीजावाद को छोड़कर और इस तरह की गलत पॉलिटिक्स को छोड़कर विकास की बात करें। बिहार में फैक्ट्रियां लाएं, उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां लाएं। हमें अपने घर में कमाना है, हमारे घर में हमें खाना है, हमें एक नया बिहार बनाना है। तो दोस्तों, हम जहां भी हैं अपने बिहार को सपोर्ट करें और इसी उम्मीद में कि एक नया बिहार होगा, हमारी संघर्ष को आप सपोर्ट करें। धन्यवाद।